मर्क्यूरी क्या होता है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आया को हीट एनर्जी मिली और वो एक्सपैंड करने लगता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कभी भी 35 से कम नहीं होता, 42 से ज्यादा नहीं होता। गलती से भी अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है मर्क्यूरी तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स को वो डैमेज कर सकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वर्ड से ही पता चल रहा है कि लैब्स में यूज किया जाता होगा, जहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते होंगे। जैसे ही उसने पैन को होल्ड किया, गर्म लग गया तो क्या हुआ, किसी चीज का कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ने खुद से मूवमेंट की, जो गर्म हुआ वो ऊपर गया, कोल्डर वाटर नीचे है। जब गर्म होती है एयर तो क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है क्योंकि वो इधर उधर भागने लगती है। हर एक बॉडी जो गर्म है वो हीट रेडिएट कर सकती है, क्योंकि मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारी फिजिक्स की रैपिड रिवीजन सीरीज में। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर हीट। हीट चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। नाउ अब हीट है क्या? हीट है क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सब्सटेंस हॉट, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस हॉट होती है। क्या है? एनर्जी। बस इतना याद रखना है। देन अब देखो, जब हम कभी कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं और कोई और दूसरा पर्सन हमारे साथ पी रहा है तो किसी किसी को बहुत ज्यादा गर्म लगती, किसी को वो कॉफी या चाय कम गर्म लगती है। तो जो हमारा सेंस ऑफ टच है, जिससे हम फील करते हैं कि कोई चीज गर्म है, तो ये तो किसी के लिए ज्यादा हो गया, किसी के लिए कम हो गया। सो जो सेंस ऑफ टच होता है वो कभी भी रिलायबल नहीं होता है ये जज करने के लिए कोई चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है। तो इट इज नॉट रिलायबल। सो इसके लिए क्या किया जाए? अब इसके लिए जो डिग्री है, लेवल ऑफ हॉटनेस मेजर करने के लिए हमने बोला कि हम उसे टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है, जो लेवल ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब क्या है? यहाँ पे डिग्री मतलब लेवल, डिग्री का मतलब है लेवल, कितना कम कितना ज्यादा, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। नाउ अब ये होगी टेम्परेचर की बात। अब इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। अब डिपेंडिंग अपॉन कि उनका यूज कहाँ पे हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। सो सबसे पहला ये क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल वर्ड से ही आपको पता होगा, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कभी बीमार पड़ गए तो क्लिनिक पे जाते हैं। क्लिनिक पे ऐसे थर्मोमीटर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये थर्मोमीटर हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो, क्या है? इट इज अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। कैसी है? यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, जिसे हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसके स्ट्रक्चर की बात। अब देखो यहाँ पे इसके जो बल्ब वाले पार्ट में देयर इज मर्क्यूरी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अच्छे से डिटेल में बात करें तो बल्ब वाले पार्ट में होता है मर्क्यूरी। ठीक है, जो कि मर्क्यूरी है। अब ये क्या रहता है? ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। कब रहता है? रूम टेम्परेचर पे। जब हम नॉर्मल रूम में हैं, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड मेटल है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। इसीलिए इस थर्मोमीटर का नाम है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब देखो इसमें क्या है, इसके बल्ब की तो बात होगी। ये मर्क्यूरी क्या होता है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक्सपैंड, उसको हीट एनर्जी मिली और वो एक्सपैंड करने लगता है। अब एक्सपैंड करेगा तो ऑब्वियसली उसको जगह चाहिए, तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होती है, अंदर एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जैसे इसको टेम्परेचर मिला, इस कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी एक्सपैंड होकर आगे राइज होने लगता है। ठीक है, वो जगह कवर करने लगता है और जिसको हम रीड करके बताते हैं कि इतना टेम्परेचर हुआ है। अब देखो, इसको रीड करने के लिए क्या चाहिए? हमें स्केल चाहिए। नाउ स्केल की जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कभी भी 35 से कम नहीं होता, 42 से ज्यादा नहीं होता। अगर ये कंडीशन है मतलब इंसान डेड है। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल कैसे बता दिया भाई किसी ने? क्योंकि जब बहुत सारे हेल्दी लोगों का टेम्परेचर बॉडी का मेजर किया गया, उसके बाद एक एवरेज निकाला गया कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब देखो, अब टेम्परेचर तो मेजर किया, लेकिन क्या हो रहा है? टेम्परेचर मेजर करते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है। जैसे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग मतलब देख रहे हैं कि क्या क्या टेम्परेचर, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे इधर एक किंक होता है। क्या होता है? किंक होता है। अब ये क्या काम करता है? किंक प्रिवेंट्स मर्क्यूरी टू फॉल डाउन। जो हमने जैसे ही मर्क्यूरी एक्सपैंड हुआ, अब जैसे रीडिंग लेने के लिए माउथ से अगर थर्मोमीटर को निकाला गया तो क्या होगा?
तो किंक क्या करता है, जो जब हम थर्मोमीटर को हटा देते हैं उसके बाद मर्क्यूरी का लेवल तुरंत नीचे ना गिर जाए, इसके लिए यहाँ पे किंक होता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात, और इसका रेंज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। रेंज में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रेंज हमेशा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गई हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात जो पहले यूज होते थे, अभी भी काफी जगह पे यूज करते हैं। नाउ अब क्या है कि मर्क्यूरी जो था, मर्क्यूरी इज टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक मतलब हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। टॉक्सिक मतलब जहरीला है कह सकते हैं, हार्मफुल है। कैसे, अगर किसी गलती से भी अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है मर्क्यूरी, तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स को वो डैमेज कर सकता है, इतना ज्यादा टॉक्सिक है इसका नेचर। तो इसीलिए ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया, जो कि अब क्या है, जिसमें मर्क्यूरी यूज नहीं होता। इट इज अ डिजिटल थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को सेंस करता है और उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करके हमें बताता है। ठीक है, सो यही थर्मोमीटर आजकल यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर। इसे डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। नाउ अब अलग टाइप का थर्मोमीटर, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जिसका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए। अब पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक टेम्परेचर वेरी करता है। सुबह सुबह ठंडा रहता है, जैसे ही दोपहर होती है टेम्परेचर बढ़ता है, देन टेम्परेचर बिगिंस टू ड्रॉप। ठीक है, फिर वापस से ड्रॉप होने लगता है। तो पूरे दिन का क्या मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है और क्या कौन सा मिनिमम टेम्परेचर रहा है, ये मेजर करने के लिए यूज किया गया मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। और इसका क्या एक अलग फीचर है, इट इज यू शेप्ड थर्मोमीटर बनाया गया, जिसमें एक साइड पे मैक्सिमम नोट होगा, एक साइड पे मिनिमम। ठीक है, नाउ थर्ड थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वर्ड से ही पता चल रहा है कि लैब्स में यूज किया जाता होगा, जहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते होंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे या बहुत लो टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन के साथ या किसी मैटर के साथ काम किया जाता होगा। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। अगेन ये ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं होता। सिमिलरली पहला वाला जो मैक्सिमम मिनिमम था वो भी ह्यूमन बॉडी के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, इसके नीचे नहीं, इसके बड़ी नहीं। ठीक है, एंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट इज नॉट हैविंग अ किंक। इसमें किंक की सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि जब लेबोरेटरी में काम करना है, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं किसी फ्लेम पे, तो क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो तुरंत उसका जो लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे अल्कोहल या तो मर्क्यूरी रहता है, उसका लेवल बढ़ेगा, तुरंत रीडिंग हमें देखनी होती है। तो किंक नहीं होता है, और किंक नहीं होता है इसी वजह से इस थर्मोमीटर को हमेशा सोल्यूशन में डिप किया रहता है। ठीक है, इसको हम निकाल के अलग से रीडिंग नहीं लेते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो किंक। क्योंकि किंक नहीं है, जैसे ही निकाला जो भी अल्कोहल या मर्क्यूरी यूज किया उसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा और हमें गलत रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई मेजर करने की बात। नाउ अब क्या भाई, हम टेम्परेचर को, जो हमारा हीट है, हीट की जो एनर्जी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रही है। हीट एनर्जी इट ऑलवेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा हॉटर से कूलर की तरफ जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ कूल चीज अपनी एनर्जी भेज रही, नहीं, एनर्जी किसमें, हीट के पास है, तो वही अपनी एनर्जी को इधर उधर बांटेगा। ठीक है, नाउ हीट ट्रांसफर जो होता है 3 तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसको अभी हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक पर्सन है, इसने आयरन रॉड को होल्ड करके रखा है। दिस रॉड इज आयरन, आयरन मेटल से बनी हुई रॉड। नाउ कैंडल के ऊपर उसने ऐसे होल्ड किया, तो क्या हुआ, पहले कैंडल के ऊपर वाला ये वाला पार्ट यहाँ पे उसको हीट मिली। ठीक है, यहाँ से जो हीट गई, इसने यहाँ पे हीट को ट्रांसफर किया। अब क्या होगा, ये हीट धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगी इसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। क्या हो रहा है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की तरफ ये हीट ट्रांसफर हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। एक तो ये हो गया हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ जैसे उसने पैन को होल्ड किया, गर्म लग गया, तो क्या हो, किसी चीज का कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कैसे कॉन्टैक्ट है, फिजिकल, मतलब फिजिकली टच होना चाहिए। ठीक है, किसमें देखा जाता है, दिस इज सीन इन सॉलिड, मोस्टली इट इज सीन इन जनरली इन सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में ये देखा जाता है हीट ट्रांसफर। तो देखिए कंडक्शन किसमें हो रहा है, सॉलिड्स में हो रहा है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड हो रहा है, और 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आने चाहिए। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस बेसिस पे कि एक ऑब्जेक्ट अपने थ्रू हीट को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे हमने 2 चीजों में उसको कैटेगराइज किया है। एक है कंडक्टर, वर्ड में ही कंडक्टर है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, मटीरियल विच अलाउ,
सीधी सी बात है, जो अलाउ करेगा हीट टू पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, दूसरे क्या हो गए, दूसरी कैटेगरी क्या होगी, जो अलाउ नहीं कर रहे, वन इज अलाउइंग वन इज नॉट अलाउइंग। तो जो अलाउ नहीं कर रहे वो है पुअर कंडक्टर, और हम उसे इंसुलेटर भी कहते हैं। पुअर कंडक्टर्स एंड इन्हीं पुअर कंडक्टर हम इंसुलेटर कहते हैं। तो अभी हमने कंडक्शन में एग्जांपल देखा था, क्या था, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मेटल की चीजें, सॉलिड्स की चीजें। एंड यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी सॉलिड्स हैं, लेकिन कुछ है जो अलाउ नहीं करते, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब इंसुलेटर, दे आर पुअर कंडक्टर, दे डोंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वाटर एंड एयर ऑल्सो। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो अब क्या, कन्वेक्शन हमने सॉलिड का देख लिया। कन्वेक्शन ऐसी चीज है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है, कैसे हो रहा है, ठीक है, किसके बीच में हो रहा है, फ्लूइड्स के साथ हो रहा है, लिक्विड और गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस में ये चीज देखी जा रही है। ओके, सो कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट, अब कैसे हो रहा है, इनकी मूवमेंट से हो रहा है। अगर ये मूव कर रहे हैं आपस में ही, कैसे हो रहा है, इनकी मूवमेंट से हो रहा है हीट ट्रांसफर। हीट आगे से आगे नहीं बढ़ रही, जब ये खुद मूव कर रहे हैं तब जाके हीट इधर उधर जा रही है, ठीक है, ये इसका केस है। नाउ अगर इस वेसल में रख के मैं पानी को गर्म करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ्लेम लगाई, अब मैं इसको गर्म करती हूँ तो क्या होता है यहाँ पे, हाँ, जो यहाँ वाला वाटर है वो पहले गर्म होगा और गर्म होते होते ऊपर की तरफ जाएगा। एंड जैसे ये स्पेस खाली हुई तो ये वाला पानी जो कोल्डर था, कोल्डर वाटर, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ने खुद से मूवमेंट की, जो गर्म हुआ वो ऊपर गया, कोल्डर वाटर नीचे है, अब वो गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, एंड देन कोल्डर वाटर विल कम डाउनवर्ड्स। तो इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हमने देखा वाटर में हीट का ट्रांसफर हुआ, एंड गैस में भी हीट का ट्रांसफर कुछ इसी तरीके से होता है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन हमें नेचुरली देखने को मिलता है, कहाँ पर, हमें कोस्टल एरियाज पे ये चीज देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, कोस्टल एरिया, कोस्टल मतलब सी के आसपास वाले एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरिया में ये हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अगर पूरे दिन की बात करें तो एक टाइम पे लाइट रहती है, मतलब सन अवेलेबल रहता है, एक टाइम पे सन नहीं रहता है, ठीक है। तो डे टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, डे टाइम पे जो सॉइल है, जो लैंड है, इट इज वार्मर, ठीक है, वो ज्यादा गर्म रहती है, एंड जो यहाँ पे सी रहता है, इट इज कोल्डर। अब देखो, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको इसका एक छोटा सा डायग्राम बना ही देना है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे डे टाइम की बात करें, यहाँ सन दिखा दो, यहाँ पे वाटर दिखा दो, ठीक है, ऐसे डैश डैश कर दोगे, वाटर हो गया, और यहाँ पे लैंड है, एक पेड़ खड़ा कर दो, सपोज ये कोई ट्री है, हाँ, तो यहाँ पे ये लैंड है, आपको ये शो कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें पूरा काम है आपके एरोस का, एरो से काम दिखाना है। अब क्या होगा, एरो कहाँ से राइज होना शुरू होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वार्मर, यहाँ पे मेंशन करना है आपको वार्मर लैंड, और यहाँ पे कूलर। तो ये वाला पार्ट वार्म है, ये वाला पार्ट वार्म है, ये वाला कूलर है। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ वाली एयर जो वार्म हुई इसके ऊपर, इट विल बिगिन टू राइज अप, और क्या होगा, राइज अप होगी, तो यहाँ की जो एयर है ये अंदर जाके स्पेस को कवर करने लगेगी, ठीक है। वार्म गर्म वाली एयर ऊपर गई, तो जो ठंडी एयर थी उसने अंदर मूवमेंट की, क्योंकि जगह खाली हुई तो कोई तो आएगा। अब क्या होगा, जैसे ये राइज हुई तो अगेन अब ये वाली जो एयर यहाँ पे आई थी, अब वो क्या हो गया, अब वो वार्म होगी, और ऐसे पूरा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऊपर जाके ठंडी हो गई, फिर नीचे, देन ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। और ये कब हो रहा है, अब ये साइकिल कंप्लीट हुई, तो यहाँ पे देखो जो ठंडी हवा है वो कहाँ से चल रही है, सी की तरफ से चल रही, इसीलिए इसका नाम है सी ब्रीज। सी ब्रीज कहाँ से चलेगी, जो प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी प्लीजेंट सी हवा रहती है, उसके लिए हम ये ब्रीज वर्ड यूज करते हैं, और वो सी की तरफ से चल रही है, इसीलिए दिस इज सी ब्रीज। तो आपको बस क्या पॉइंट याद रखना है, डे टाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, डे टाइम में ये हमको देखने को मिलता है अबव लैंड राइजेस, हॉट एयर अबव लैंड राइजेस, दूसरा पॉइंट, एंड कूल एयर। अब कूल एयर कहाँ पे होती है, फ्रॉम दी सी। ये 3 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो आप पूरा एरो का डायरेक्शन अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। नाउ कोल्ड ब्रीज फ्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड इज टर्म्ड एज सी ब्रीज, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई दिन की बात। अब रात के समय पे भी एक ब्रीज चलेगा, लेकिन उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज क्यों कहते हैं, अब देखो क्या हो गया, जैसे ही सन डाउन होने लग गए,
मतलब सनसेट होने लग गया तो क्या हो गया, टेम्परेचर नीचे जाएगा। तो जो ये लैंड होती है उसके पास जो हीट एनर्जी तो जल्दी जल्दी रिलीज कर देती है, इसीलिए ये ज्यादा ठंडा हो जाता है, कूलर रहती है, एंड द वाटर इज वार्मर कंपैरेटिवली। तो अगेन इसमें क्या करना है आपको, वैसे ही डायग्राम बना लेना है। क्या दिखाएंगे आप यहाँ पे, मून दिखा देंगे, ठीक है, एक ऐसे बीच एरियाज में मिलने वाले ट्री बता देंगे, एंड यहाँ पे वाटर वाला पार्ट और ये लैंड, ठीक है। अब आपको वही यहाँ पे एरोस पे ही ध्यान देना है। अगेन बस इतना पार्ट हो गया तो आपको याद रहेगा। अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट कूलर है तो यहाँ पे आप लिख देंगे कूलर, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे वार्मर। ऑब्वियसली वार्मर है तो एयर राइज होगी। वार्मर की जब गर्म होती है एयर तो क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है क्योंकि वो इधर उधर भागने लगती है, ठीक है। तो इनका वेट कम हो जाएगा और ऊपर की तरफ राइज होंगी। अब ऊपर की तरफ राइज हुई तो यहाँ से जो कूलर एयर थी वो अंदर मूव करने लग गई, अंदर मूव की, अगेन एक साइकिल चलती रहेगी। ऊपर जाके जो एयर है वो ठंडी हुई, फिर नीचे, ठीक है, ठंडी हुई तो नीचे को आई, उसका वेट बढ़ गया, एंड अगेन इस वार्मर साइड की तरफ गई, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। सो लैंड ब्रीज कब देखने को मिलता है हमें, नाइट टाइम पे लैंड ब्रीज हमें देखने को मिलता है। लैंड कूल्स फास्टर हाँ देन वाटर एट नाइट, ये वाला पॉइंट आपको याद आ जाएगा। आप पूरा अच्छा से इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ कूल एयर मूव टुवर्ड्स द सी टू रिप्लेस द वार्म एयर, एंड इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात, कंपेरिजन, डे टाइम सी ब्रीज, नाइट टाइम लैंड ब्रीज, ठीक है। कौन गर्म रहेगा, वार्मर लैंड, कूलर वाटर, डे टाइम। ये बस इतना फंडा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ हीट मोड पे चले जाते हैं, दैट इज रेडिएशन। भाई सॉलिड में हो गई और लिक्विड एंड गैस में भी हो गई। अब यहाँ पे हम रेडिएशन देखते हैं। इसको इस तरीके से हीट ट्रांसफर को, मीडियम की जरूरत ही नहीं है, मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आउटर स्पेस की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ भी कोई भी गैसेस या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई भी गैसेस अवेलेबल नहीं रहती आउटर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कोई मोड ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है जिसके थ्रू हीट को ट्रांसफर किया जा सके। फिर भी हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे फिनोमेना जिसमें हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। हीट फ्रॉम दी सन, कहाँ से आ रही है, सन से आने वाली हीट। एंड जो हॉट यूटेंसिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे बिकम कूल आफ्टर सम टाइम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। जब कोई गर्म बर्तन होता है उसकी हीट कहाँ चली गई, उसने क्या किया, रेडिएशन से हीट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब ये देखो, ये वेसल है, ये गर्म हुआ, इसने यहाँ पे पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ, देन ये ऊपर पूरे वेसल की तरफ गया, तो यहाँ पे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंड इन दिस केस जो वाटर है, अभी हमने देखा था कौन से, वाटर में और एयर में, ठीक है। लिक्विड एंड गैस में कैसे होता है हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो ये जो वाटर हीटअप हुआ है अंदर वो कन्वेक्शन के थ्रू हुआ है। एंड जब ये वेसल जो गर्म था और यहाँ से इनफैक्ट जो ये फ्लेम है, यहाँ से जो हीट जा रही है, ये रेडिएशन के थ्रू भी जा रही है, ठीक है। सो हीट, क्योंकि भाई हर एक बॉडी जो गर्म है वो हीट रेडिएट कर सकती है, क्योंकि मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ क्योंकि हर एक बॉडी जो गर्म है रेडिएट हीट, सारी हॉट बॉडी हीट को रेडिएट करती है, तो क्या होता है, अभी किसी ऑब्जेक्ट पे हीट आई तो उसका क्या होगा, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब हो जाएगा जैसे यहाँ पे, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो सारा का सारा हीट एनर्जी अपने पास नहीं लेके रख सकता है, ठीक है। एंड कुछ वो बाद में ट्रांसमिट भी कर देता है आगे, ठीक है। तो ये हो गई किसी ऑब्जेक्ट पे जब हीट एनर्जी जाती है तब क्या होता है, द अब्सॉर्ब हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर। जब क्या हुआ, अब जब एब्सॉर्ब हो गई हीट एनर्जी तो क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे धूप में कुछ क्रेयॉन्स को रखा हुआ है, जैसे इनको हीट की एनर्जी मिली तो क्या हुआ, ऑब्वियसली क्रेयॉन्स क्या है, वैक्स क्रेयॉन्स, जब इनको टेम्परेचर मिला तो क्या मेल्ट होने लगते। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ही मेल्ट नहीं हो रहे, जो डार्क हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, किस में ज्यादा हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट में ज्यादा होगा, डार्क कलर के ऑब्जेक्ट में ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। और रिफ्लेक्शन जो है, जो हीट एनर्जी, इसका मतलब ये है लाइट कलर्स ने अब्जॉर्ब नहीं किया, लाइट कलर ने अब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर दे रहे हीट, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करने का काम किसने किया, लाइट ऑब्जेक्ट्स ने, लाइटर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन, कलर्स पे कैसे डिपेंडेंट है ये हमें समझ में गया। इसीलिए हमें बोला जाता है कि भाई समर्स में आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि ज्यादा हीट और ना, ऑलरेडी इतनी गर्मी और ज्यादा हीट आप एब्जॉर्ब ना करें। एंड विंटर्स में आप डार्क पहने। और विंटर्स में क्या क्या होता है, विंटर्स में आपको सजेस्ट किया जाता है वुलन क्लोथ्स पहने, वूल से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं। अब वुलन क्लोथ्स के साथ क्या सीन है, क्यों पहना जाता है भाई? वुलन क्लोथ्स में क्या होती है, जो वूल होता है, वूल के फाइबर के बीच में देयर इज एयर गैप। वूल का जो फाइबर होता है उसमें बीच में एयर गैप रहती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में क्या क्या था, हमने देखा था कि भाई जो एयर है, हाँ एयर क्या है, एक्चुअली पुअर कंडक्टर है, ठीक है। हमने पुअर कंडक्टर की एग्जांपल में क्या देखा था, एयर और वाटर भी देखा था कि वो बहुत जल्दी अपने अंदर हीट को अब्जॉर्ब नहीं करते या ट्रांसफर नहीं होने देते अपने थ्रू। तो अब ये क्या करते हैं, जो ये एयर गैप्स रहती है, अगर मैंने कुछ ऐसा वुलन पहना है तो जो एयर गैप्स है वो हीट को बॉडी से एस्केप ही नहीं होने देती, क्योंकि अपने थ्रू वो आगे ट्रांसफर ही नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम वुलन चीजें पहनते हैं एंड लेयर ऑफ क्लोथ्स भी पहनना प्रेफर करते हैं। जब विंटर्स में लेयर ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, बहुत सारी, एक टी शर्ट पहनी, देन अगेन दूसरी टी शर्ट, थोड़ी सी थिक टी शर्ट, कुछ और पहन लिया, जैकेट पहन लिया, क्या होता है इससे? अगेन हम क्या करते हैं, बाय डूइंग दिस वी आर क्रिएटिंग एयर गैप बिटवीन दी क्लोथ्स। अब एयर गैप क्रिएट हुई तो वो हमारी बॉडी से हीट को एस्केप नहीं होने देती, डजंट लेट हीट एस्केप, ठीक है। इस वजह से हम अच्छा गर्म फील कर पाते हैं इन क्लोथ्स को पहनने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट है हमने जो भी देखा, इसमें क्या क्या था, रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो टेम्परेचर हो गया। नाउ इसको मेजर करने के लिए जो लैब में यूज किया जाता है उसे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। उसकी रेंज क्या रहती है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। एंड जिससे हम हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेजर करते हैं उसका नाम क्या था, क्लिनिकल थर्मोमीटर। और उसकी रेंज क्या रहती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ हीट का ट्रांसफर हुआ। हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक मेथड जो कंडक्शन के थ्रू हुआ, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड, ये कंडक्शन था। और उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं उसको हमने बोला कि भाई तुम कंडक्टर्स हो, हीट को पास करना, एंड जो अलाउ नहीं करते, डू नॉट अलाउ, हमने बोला कि तुम्हारा नाम है इंसुलेटर्स। एंड यहाँ पे जब ट्रांसफर ऑफ हीट अभी हमने पढ़ा दैट इज कन्वेक्शन। जब हम एयर या लिक्विड में इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, दैट मेथड इज कन्वेक्शन। सॉरी, यहाँ पे हीट ट्रांसफर वेयर अ मीडियम लाइक एयर इज नॉट रिक्वायर्ड। जहां पे जरूरत नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे क्या था, रेडिएशन था, यहां जरूरत नहीं थी। एंड यहाँ पे कन्वेक्शन जो हुआ किसके थ्रू हुआ, यहाँ पे एयर, लिक्विड या गैस एज अ मीडियम की जरूरत थी। अब कूल एयर फ्रॉम द लैंड, कहां से आ रही, लैंड से आने वाली कूल ब्रीज इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और सी से आने वाली, यहाँ पे सी से आने वाली कूलर एयर इज कॉल्ड सी ब्रीज। सो ये था हमारा हीट चैप्टर, जिसमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमने डिस्कस किए। और ये पूरा 1 पेजर आप एक बारी में देखेंगे, पूरा चैप्टर आपको एक बारी में आपकी आंखों के सामने रहेगा। इसको रेफर करो और अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।